गुड मॉर्निंग। मैं LK झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से दरोगा प्रैक्टिस सेट जो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन द्वारा निकाली गई है उसके मॉडल सेट के तीसरे सेट का आज मैं डिस्कशन करूंगा। इस मॉडल सेट 3 का आपका प्रश्न है। चौथा, मैक्स प्लांक की विज्ञान में क्या देन है? तो क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दिया। क्वांटम थ्योरी से विज्ञान के बहुत सारे जो पहलुएं हैं उसको सुलझाने में सहयोग मिला। तत्वों का वर्गीकरण बहुत सारे रसायन शास्त्रियों ने किया, जिसमें अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक दौर में रहा। हालांकि उसमें मात्र वे 56 तत्वों का चर्चा किया है। मेंडलीव का आवर्त सारणी काफ़ी चर्चित रहा, जो 1869 में उन्होंने बनाया था। 1872 में सर्वप्रथम जर्मनी के एक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 तत्वों का ही ज्ञान था। सबसे बेहतरीन जो आवर्त सारणी बनाया गया जो आधुनिक काल में है वह हेनरी मोसले द्वारा 1913 में बनाया गया है, जिसमें तत्वों को वर्गीकरण में उन्होंने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को रखा। यानी कि इससे मोसले से पहले जो भी रसायन शास्त्री ने आवर्त सारणी सजाया वे अपने को परमाणु भार को आधार बनाया, लेकिन मोसले ने परमाणु क्रमांक को बनाया। रेडियोधर्मिता की खोज जो है क्यूरी द्वारा, मैडम क्यूरी और बेकुलर के द्वारा किया गया। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में प्रारंभिक गैलीलियो का भी योगदान है, जिसे जरूरत का भी नियम कहते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अधिक प्रभावशाली प्रायोगिक रूप में सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है डियागो गार्सिया। ये डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है। हम देखेंगे डियागो गार्सिया एक द्वीप है। कहाँ है ये द्वीप? हिंद महासागर में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये अभी विवाद का केंद्र बन गया है मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका इस द्वीप पर अपनी नौसेना अड्डा रखा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को घटित हुई थी, जब जापान ने डियागो गार्सिया द्वीप पर अवस्थित पर्ल हार्बर जो नौसैनिक अड्डा अमेरिका का था उसे वे ध्वस्त कर दिया था। दुनिया में पहली बार मानव बम का प्रयोग करते हुए जापान ने इसको ध्वस्त कर दिया था और प्रशांत हिंद महासागर पर जापान ने अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि डियागो गार्सिया द्वीप मॉरिशस के कब्जा में होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन इस पर अपना कब्जा करता है। 1965 ईस्वी में मॉरिशस को ब्रिटेन ने जब स्वतंत्रता दी, उसके बाद डियागो गार्सिया द्वीप भी मॉरिशस का होना चाहिए। लेकिन अभी ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच यह विवाद का केंद्र है, इसलिए काफ़ी चर्चित है। यह हिंद महासागर में एक द्वीप है। पाणिनि था, तो पाणिनि व्याकरणाचार्य है। ये पाणिनि व्याकरणाचार्य है जो लगभग 5वीं शताब्दी BC में इनका समय था। हम जानते हैं कि पाणिनि द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत की यह प्रथम पुस्तक है व्याकरण की। भारत में व्याकरण की संस्कृत जो सबसे जननी विषय देव भाषा कहा गया है। इसकी पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी पर फिर टीका कमेंट किया गया महाभाष्य नाम से पतंजलि द्वारा। सातवां प्रश्न है खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन परियोजना के लिए। खेतरी जो है ये झुनझुनवाला जिला है, राजस्थान में है।
राजस्थान के झुनझुनवाला जिला में खेतरी अवस्थित है, जो तांबा के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। खेतरी से सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबा मंगाया जाता था। आज भी हमारे देश में तांबा का सबसे बड़ा खान यही है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेतरी इतना प्रसिद्ध रहा कि इसका प्राचीन नाम खेतरी का तांबावती, ये तांबावती नाम प्राचीन नाम खेतरी का था। तो खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्राचीन काल से तांबा के भारत में महत्वपूर्ण स्रोत है। 8वां प्रश्न है कि इरावदी क्या है और कहाँ है। तो हम देखेंगे इरावदी एक नदी का नाम है और ये एक नदी बर्मा में है। बर्मा जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है। ये बर्मा में जो है अवस्थित है। इरावदी नदी बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण नदी बर्मा का है। बर्मा का वर्तमान नाम जो है म्यांमार है। चीन और भारत के बीच नदी संबंधित भारी विवाद है। ब्रह्मपुत्रा नदी उसमें नदी विवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। 9 प्रश्न है 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जॉर्ज ऑरवेल काफ़ी प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार रहे हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। सलमान रुशीद और कुलदीप नैयर भी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। 10वां प्रश्न स्पेन में कैंडीज का संबंध किस उद्योग से है। तो कैंडीज का उद्योग कर्क उद्योग से है। कर्क उद्योग जो बोतल आदि जो होते हैं उनके जो मुन्ना बनाया जाता है, ऊपर के जो कवर बनाया जाता है, ढकना बनाया जाता है, वह कर्क से बनाया जाता है। सुरेविन नाम के पौधे से ये कर्क बनाया जाता है और इसके लिए जो है स्पेन के कैंडीज काफ़ी प्रसिद्ध है। हवाना श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट आदि प्रसिद्ध है। डेयरी उत्पादन में भारत में गुजरात के खेरा जिला सबसे महत्वपूर्ण है। इग्लू एक निवास स्थान है। ये निवास स्थान जो है एस्किमो ये जनजाति है। एस्किमो जनजाति का जो है इग्लू, यह एक गुब्बादार जो है बर्फ से बना हुआ एक आवास है जिसमें इग्लू रहते हैं। ये इग्लू कहा गया है। इसमें एस्किमो जनजाति का ये निवास स्थान है। तेरहवां प्रश्न सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में बॉम्बे जो वर्तमान में मुंबई है। ध्यान रखना है कि इतिहास में जो शब्द आता है वह अंशतः उसी रूप में लिखा जाता है। इसलिए हम जब 1905 की चर्चा करेंगे तो वहाँ बॉम्बे कहना अधिक उचित होगा। तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके सक्रिय सदस्य हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाना, अधिक से अधिक देश के विकास में और राष्ट्रवाद विचारधारा बढ़ाने में सहयोग प्राप्त करना था। महादेव गोविंद रानाडे को गोखले अपना गुरु माना और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, राजनीतिक गुरु माना, और गांधी जी को विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु माना। श्रीमती एनी बेसेंट, ये एनी आयरिश महिलाएं जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में आई और फिर भारत में ये स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होम रूल आंदोलन की ये भारत में जनक रही।
ये प्रथम महिला हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल रही। 1917 ईस्वी में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। 14 प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ा? तो ये बता रहा है कानून व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं। दूसरा, अंग्रेज बिना उत्तरदायी के अधिकार का उपभोग करते थे। तीसरा, सी, कृषकों पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि अनेक किसान भूमि छोड़कर चले गए। तो इसमें सभी बातों सही है, इसका आंसर डी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इस बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जो 12 एवं 16 अगस्त 2 संधि हुई। इस 2 संधि के द्वारा बंगाल में अंग्रेज का प्रभाव बढ़ गया। उन्हें दीवानी अधिकार 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज को दीवानी अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन लागू किया, जो 1772 ईस्वी तक रहा। बंगाल में द्वैध शासन 1762 से 1772 ईस्वी तक रहा। इस द्वैध शासन के दौरान हम देखेंगे बंगाल को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया। जैसा कि के.एम. पानीकर ने कहा कि 1765 से 1772 तक के बारे में कहा कि उस समय डाकुओं का राज था, यानी कोई सिस्टम नहीं थी। इस पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉमन हाउस ब्रिटेन में एक वक्तव्य दिया था जो उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था कि 1765 से 1772 तक बंगाल में जिस तरह लूट खसोट पथभ्रष्ट सरकार रही, ऐसा सब संसार में कहीं और कोई दृष्टांत नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं द्वैत शासन के दौरान ही बंगाल में पहली बार अकाल आ गया, जबकि बंगाल जो है भारत का सबसे समृद्ध प्रांत रही थी मध्यकाल में। भारत का सबसे समृद्ध प्रांत मध्यकाल में बंगाल रही थी। और ये बंगाल 1772 में पहली बार बंगाल में अकाल आ गई। तो स्पष्ट है कि ये द्वैध शासन पूरी तरह पथभ्रष्ट रहा। हम जानते हैं कि इस द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। हम बताना चाहेंगे कि द्वैध शासन से संबंधित आपको 3-4 प्रश्न पूछी जा सकती है। एक प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनियस कर्टियस। द्वैध शासन ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, दोहरी शासन, द्वैध शासन, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के जनक है लियोनियस कर्टियस। द्वैध शासन राज्यों में 1919 के भारतीय परिषद एक द्वारा राज्यों में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। पंद्रह प्रश्न है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? तो अलाउद्दीन। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का हीरो जो है वह मलिक काफूर है। मलिक काफूर को 1298 ईस्वी में गुजरात का राजा कौन थे? गुजरात के राजा जो कर्ण द्वितीय थे, उन्हें अलप खां और नुसरत खान ये 2 सेनापति अलाउद्दीन के ने पराजित कर दिया और उस पर विजय प्राप्त किया। वहीं से इस हिजरा को खरीदा गया, जिसका नाम है मलिक काफूर, 1000 मुद्रा में, इसलिए इन्हें 1000 दिनारी भी कहते हैं। यही हिजरा जो मलिक काफूर का दक्षिण का जनरल बन के, सेनापति बन के दक्षिण के 4 राज यादव वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश और पांडव वंश पर अपना बेहतरीन जो है उपस्थिति दर्ज किया, वहाँ विजय प्राप्त किया, वहाँ राजस्व का इन्होंने अपना स्रोत बनाया। हालांकि पांडव ने अधीनता स्वीकार नहीं किया।
फिर भी मलिक काफूर सबसे ज़्यादा क्षति पांडव वंश को पहुंचाया। तो हम देखेंगे मलिक काफूर को अलाउद्दीन दक्षिण भारत में भेजा सेनापति बना के। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण पर आक्रमण करने वाला भी पहला मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी ही था। जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। फिरोज शाह पहला मुस्लिम कट्टर थे जो जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाए। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोदी समानता में श्रेष्ठता के सिद्धांत पर शासन किए। बहलोली सिक्का इनका काफी प्रभावशाली रही। 16वां प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे। 16वां प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगानी। इसको आप तुर्कान ए चिहलगानी पढ़ें। तुर्कान ए चिहलगानी, ये तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया? आपका प्रश्न है 16। तुर्कान ए चिहलगानी की गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी, जिसको हम चारगान भी कहेंगे, चारगान भी इसको हम कह सकते हैं, यह 40 सरदारों का एक संगठन है जो कहा जाए कि सल्तनत काल के प्रारंभिक काल में एक कोर कमेटी थी, प्रशासनिक कोर कमेटी थी, जिसका कार्य था कि सुल्तान के विभिन्न समस्याओं पर अपना सलाह देना और यदि सुल्तान उपस्थित ना हो दिल्ली में तो उस स्थिति में कार्यभार को संचालन करना। इसमें 40 विश्वस्त इल्तुतमिश के जो सरदार थे उनको रखा गया था। इसे चारगान भी कहते हैं। इसके एक सदस्य हम देखेंगे बलबन को भी बनाया जाएगा। बलबन इल्तुतमिश का दास के रूप में उनको खरीदा गया था बलबन को खरीदा गया था इल्तुतमिश द्वारा। बलबन को इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया था और एक सदस्य के रूप में तुर्कान ए चिहलगानी में बलबन को लाया गया। और आपसे एक बड़ी बार बार प्रश्न होती है कि तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया, पतन किसके कारण हुआ? तो वह पतन करने वाले भी बलबन थे, जो इसके एक सदस्य होकर बाद में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए जो बड़े सरदार थे, जो इनके विरोधी हो सकते थे, जो इनके दावेदार हो सकते थे, प्रतिद्वंदी हो सकते थे, उनको बलबन ने धीरे धीरे हत्या करवाने लगा। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, ये इल्तुतमिश के पुत्र जो शासक बने। बलबन जो राजत्व से ध्यान दिया। रजिया सुल्तान मध्यकाल में एकमात्र महिला शासका बनने वाली दिल्ली की। प्रश्न नंबर 17, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम चीन। कुषाण उत्तर पश्चिम चीन में 165 BC के आसपास में रहते थे। इसके बाद हिंगसू नाम के जनजाति ने इन्हें यहाँ से भगा दिया। ये लोग भागकर हिंदू कुश पर्वतमाला पार करते हुए फिर पश्चिमोत्तर भारत में धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा लिया। कुजुल कड़फिशियस कुषाण वंश यूची जाति के, आप देखेंगे कुषाण जो यूची जाति के थे, जिसे तेचरियन भी कहा गया है। किसान यूची जाति के थे, जिसे तेचरियन भी कहा गया है। कुजुल कड़फिशियस कुषाण वंश के संस्थापक थे। कनिष्क इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। 18 प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? तो हम देखेंगे यहाँ थोड़ा आपको लिखना होगा कि तृतीय बौद्ध संगीति, आप 18वां प्रश्न देख रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगीतियाँ, तृतीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ आयोजित हुई थी? तो यहाँ आपको रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है, ये क्यों प्रश्न है कि बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें आपको लिखना है तृतीय बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित करने का कारण था, सी आंसर होगा, बौद्ध ग्रंथ के संकलन और मतभेदों को दूर करना। जैसा कि हम जानते हैं 4 बौद्ध संगीति हुई। इसमें हम बताना चाहेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ में मतभेद हो गया
स्थविर और महासंघिक, ये दो गुट बट गया, ये दो गुट में बट गए द्वितीय बौद्ध संगीति में। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म का बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, उसका उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म में जो मतभेद है, विवाद है, उसको समाप्त करना। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक ने स्वयं इस सभा में वक्तव्य दिया था कि यदि कोई संघ के नियम का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि स्थविर यानी बुद्ध के मूल भाव को उन्होंने अधिक महत्व दिया। यही स्थविर और महासंघिक, हालांकि इससे बौद्ध धर्म में जो गुटबाजी थी, जो मतभेद था, वह समाप्त नहीं हुआ और अंततः हम देखेंगे कि यही कनिष्क के काल में महायान और हीनयान के रूप में दो अलग बौद्ध धर्म के संप्रदाय बन गए। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि स्थविर और महासंघिक में विवाद को दूर करने के लिए यहाँ अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो लगभग 255 बीसी के आसपास हुआ होगा, हम देखेंगे कि इनकी अध्यक्षता मौगलीपुत्र तीस्त ने की और इसमें त्रिपिटक का अंतिम भाग अभिधम पिटक की रचना हुई। तृतीय बौद्ध संगीति में एक और बात हुआ, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना हुआ। प्रश्न 19 है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस। जैसा कि हम जानते हैं कि नरम दल और गरम दल आपस में कुछ मुद्दों को लेकर, मुख्तर रणनीति को लेकर मतभेद था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान गरम दल का कहना था कि हम इसे पूरे भारत में बहिष्कार करेंगे ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का, जबकि नरम दल का कहना था कि बंगाल में, चूंकि बंगाल का विभाजन किया गया है, इसलिए सिर्फ हम बंगाल में उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये मूल कारण था, कांग्रेस के विभाजन का मूल कारण था उनको रणनीति को लेकर, दोनों को विचार को लेकर, उद्देश्य को लेकर नहीं, दोनों का उद्देश्य एक ही था। लेकिन हम देखेंगे जो 1907 ईस्वी में सूरत में जो कांग्रेस अधिवेशन में विभाजन हुआ, इस विभाजन का तात्कालीन कारण क्या था? अध्यक्ष पद को लेकर। गरम दल वाले चाहते थे कि मेरे दल के कोई नेता अध्यक्ष हो, जबकि गरम दल के विचार को नरम दल ने बहिष्कार कर दिया, इनका मानने से इनकार कर दिया और इन्हें बाहर कर दिया। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से 1916 में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में जो लखनऊ में कांग्रेस की अधिवेशन हुई, जिसमें नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए। 20 प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। आपको लिखना है, जानना है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सचिव। हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया और इसमें महत्वपूर्ण योगदान चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का था। स्वराज पार्टी बनाने का उद्देश्य था कि हम 1919 के भारतीय परिषद एक्ट के अधीन जो सुधार के तहत चुनाव प्रक्रिया का प्रयास किया गया है, हम उसका समर्थन करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, चुनकर हम सदन में जाएंगे और सदन में जाकर ब्रिटिश सरकार के जो नीति है, जो विचार है, उसको हम दिखाएंगे और बताएंगे। यह जनमानस को यह बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार का सुधार नकली है, डुप्लीकेट है,
छलावा है, दिखावा है, वास्तविक कोई सुधार का उद्देश्य नहीं है। जैसा कि CR दास ने सदन में वाइसराय को कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विधेयक आप वीटो से पारित करें ताकि दुनिया देखे कि आपकी हर सुधार एक दिखावा है, छलावा है। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी नेता थे। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के सबसे बड़ा नेता थे। 21 प्रश्न है, भिक्षुक कविता की रचना किसने की? आधुनिक भारत के सबसे बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधुनिक भारत के सबसे बड़े कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हीं के द्वारा भिक्षु नाम का कविता लिखा गया। भिक्षु नाम के कविता के द्वारा वह संवेदनशीलता को और मानवता से जुड़े हुए पहलुओं को और आज के बदलते परिप्रेक्ष्य को दिखाने का प्रयास किया है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परमिल आदि भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। महादेवी वर्मा यमा ये भी जो है छायावादी कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावादी कवि थे। सुभद्रा कुमार चौहान झांसी की रानी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। सुमित्रानंद पंत भी छायावादी कवि थे। ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इनको जाना जाता है। ये प्रथम हिंदी के कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो हम देखेंगे कि सुभद्रा कुमार चौहान को छोड़कर शेष जो आपको विकल्प में दिया गया है वे सभी छायावादी कवि थे। 22 प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो हम देखेंगे विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य था कि हम भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकों को और दुनिया के महत्वपूर्ण पुस्तकों को, भारत के पुस्तक को विदेशी भाषाओं में और विदेशी पुस्तकों को भारत के भाषाओं में अनुवाद कर हम भारत से दुनिया का संबंध और यहाँ की सभ्यता, सांस्कृतिक और यहाँ के जो विभिन्न पहलू हैं उससे अवगत कराना। और एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दुनिया ने पहली बार अंग्रेज के द्वारा जो यह बताया जाता था कि भारत असभ्य है, बर्बर है, हवसी है, उसको पूरी तरह नकार दिया। जब अभिज्ञान शाकुंतलम, गीता आदि पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो इससे भारत की साहित्य संस्कृति को विश्व ने अपना गुरु जैसा मानने लगा। विलियम जोन्स कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। जेम्स प्रिंसेप सर्वप्रथम जो है अशोक के शिलालेख को 1837 में पढ़ने में सफलता पाया। चार्ल्स विल्किंसन सर्वप्रथम गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया। H.T. कोलब्रुक जो व्याकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 23 प्रश्न है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। यह जो है स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार से प्रभावित थे और उनका विचार था कि मैं जो भी कार्य करता हूं वह क्रांतिकारी विचार से जुड़ कर करता हूं। जैसा कि 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित कर दिया। इनका कहना है, इनका स्टेटमेंट 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए इन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। 1935 के एक्ट का इन्होंने भारी आलोचना की और कहा कि इंजन रहित ब्रेक है, इसमें ईंधन भी नहीं है, इंजन ही नहीं है तो ईंधन कहाँ से होगा, लेकिन ब्रेक है। और गुलामी का एक और दास्ताना चार्ट नंबर 1 कहा। गुलामी चार्ट दास्ताना 1 1935 के एक्ट के बारे में पंडित नेहरू का विचार रहा। भगत सिंह का नारा है, स्टेटमेंट है कि बहरे को सुनाने के लिए कभी कभी जो है धमाके की ज़रूरत होती है।
बम की गड़गड़ाहट यानी धमाके की ज़रूरत होती है। एम.एन. राय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक हैं। सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। 24 प्रश्न है, संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत कर दिया गया? तो हम देखेंगे 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया और जनता दल सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, पहला गैर कांग्रेसी सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में ये लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 19(6) और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19(6) में संपत्ति के अधिकार को छठा स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें एक स्वतंत्रता को समाप्त कर दी गई। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता हमारे पास है। तो ये छठा जो स्वतंत्रता दिया गया था संपत्ति का अधिकार को, उसको रद्द कर दिया गया ये इस अमेंडमेंट द्वारा। और दूसरा अनुच्छेद 31 में भारत में मूल जो हमारी संविधान थी, संविधान में 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। तो छठा जो मौलिक अधिकार मेरा था वह संपत्ति का अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था। तो हमारी छठी स्वतंत्रता का अधिकार और हमारी छठी मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार 19(6) में और मौलिक अधिकार जो 31 अनुच्छेद में थी, इसको 44वें अमेंडमेंट द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में अनुच्छेद 300A के अधीन सिर्फ विधिक अधिकार रहने दिया गया है। सिर्फ विधिक अधिकार, अब सिर्फ ये कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मौलिक अधिकार के लिए सीधे हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अन्य अधिकारियों के लिए हमें लोअर कोर्ट से प्रारंभ करना होगा। और सरकार भी उस स्थिति पर उस पर कानून बनाने में सक्षम है। हमारे संपत्ति को जरूरत पड़ने पर राष्ट्र हित में, देश हित में, सार्वजनिक हित में छीन सकती है, ले सकती है। 25वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा महाभियोग लगता है, यानी सी आंसर होगा। संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश पर। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 124 से 147 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो 124 इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को हटाने और सुप्रीम कोर्ट के गठन और न्यायाधीश से संबंधित बातें कही गई है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वह कदाचार हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, तो उस स्थिति में यदि वह त्याग पत्र अपने नहीं देते हैं तो उसको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग दोनों सदन के 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मात्र एक बार 1992 ईस्वी में बी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज है बी रामास्वामी, जिस पर 1992 ईस्वी में जो है महाभियोग लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुई। अब तक सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिन पर महाभियोग लाया था, लेकिन वह पारित नहीं हुआ। दूसरी बार संसद में एक और न्यायाधीश पर महाभियोग लाया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण जो था सौमित्र सेन, और इसमें एक और जो जोड़ दिया गया था डी दीनामारन को। सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के, डी दीनामारन जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जब थे, 3 लोग पर भ्रष्टाचार का
आरोप था। लेकिन जब ये सौमित्र सेन को लिए राज्यसभा में शुरू हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा इस प्रक्रिया को अधिक सक्रिय किया गया, तो सौमित्र सेन ने त्यागपत्र दे दिया और डी दीनानारायण को भी डिमोशन कर दिया गया। एक निर्मल यादव पर भी भ्रष्टाचार हाई कोर्ट के जज लगाया गया, हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन उन्होंने अभियोग लगाने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया गया। कहने का अर्थ है कि महाभियोग की चर्चा जो हमारी संविधान में 4 पद को हटाने के लिए किया गया है, वह है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी जज, तीसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 4 पद है जिनको हम हटा सकते हैं महाभियोग द्वारा ही, लेकिन अब तक किन्हीं पर महाभियोग साबित नहीं हुआ है, राष्ट्रपति पर कभी नहीं लाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज पर प्रक्रिया शुरू हुई थी हाई कोर्ट के जज पर, उससे पहले ही त्यागपत्र दे दी। और सुप्रीम कोर्ट के मात्र एक जज पर लाया गया, लेकिन वह पारित नहीं हुआ। तो हमारी जिस समय संसद महाभियोग लाती है, उस समय अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की तरह काम करती है। 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो राजमहल की पहाड़ी दिया हुआ है, विंध्याचल को, छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यह छोटा नागपुर के पठार को हम देखेंगे खनिज पदार्थों का भंडार। भारत में इसे रूर कहा जाता है। जिस तरह जर्मनी में रूर बड़ी महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज संपदा से भरीपूर्ण, रिसोर्स से भरीपूर्ण जगह है, वही स्थिति भारत में छोटा नागपुर के पठार को है। छोटा नागपुर के पठार को भारत में खनिज संप्रदाय के दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। दामोदर नदी घाटी बेल्ट इसके अंतर्गत आता है, जहां कोयला, लोहा आदि की भारी मात्रा में भंडार उपलब्ध है। सत्ताईस प्रश्न है, सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव। मालेगांव जो है ये असम क्षेत्र में है और ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 18 जोन में बांटा गया है रेलवे को। स्वतंत्र भारत में 9 जोन थे। हम बताना चाहेंगे कि कलकत्ता मेट्रो को भी एक जोन का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में विशाखापट्टनम मुख्यालय बनाया गया है, एक नया जोन बनाया गया है। तो वर्तमान में हम देखेंगे 18 जोन है, जिसमें रेलवे की जो क्षेत्र में बांटा गया है, फिर इसको मंडल में बांटा, डिवीजन में बांटा जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में करजन के काल में हुआ था। रेलवे की शुरुआत डलहौजी के काल में हुआ था। 28 प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि शंकुधारी हिमालय के अधिक ऊंचाई क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाएंगे। शंकुधारी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ उच्च स्थान हो और इन वनों की जो पत्तियाँ होती है वह नोकीले होते हैं, छुरीदार होते हैं और ये वन के जो पेड़ होते हैं वह बहुत विस्तृत नहीं होते हैं, बहुत उनकी फैलाव नहीं होती है, वह सुंडाकार की तरह पेड़ अधिक देखने को हमें मिलती है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोवा वन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यावरण के दृष्टि से है। ऊपरी गंगा के मैदान क्षेत्र में हम देखेंगे कि पर्णपाती वन का बहुलता है। थार क्षेत्र में हम कटीले, बबूल, बेर, कैक्टस आदि के वृक्ष अधिक मात्रा में देख सकते हैं। 29 प्रश्न है, केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि साइबेरियन पक्षी सारस
साइबेरियन पक्षी सरस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्यावरणविद मानते हैं कि अब इनकी माइग्रेशन जो भारत में होती थी वह जलवायु के अनुरूप वहाँ से आते थे, यूरोप के क्षेत्र से, साइबेरियन क्षेत्र से, वो आना कम हो गया है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में पिछले साल पक्षी के मरने का भी हम लोग को जो है न्यूज़पेपर आदि से चर्चा में देखने को मिला है। तो जो भी हो, हम ये बताना चाहेंगे कि भरतपुर क्षेत्र राजस्थान में ये केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की हुई है, जहां विदेश से भी मौसम अनुकूल होने के कारण जो है हजारों किलोमीटर उड़कर पक्षी की झुंड यहाँ आया करते हैं। हालांकि उसकी आने की मात्रा में कमी आई है। यह हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को इंडिकेट करता है। तीसरा प्रश्न है तिरुचिरापल्ली तीसरा प्रश्न है तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है। हम देखेंगे कि तिरुचिरापल्ली जो है यह कर्नाटक, ये तमिलनाडु में है और ये कृष्णा नदी से जुड़ा होगा। हम बताना चाहेंगे कि तिरुचिरापल्ली क्षेत्र जो है प्राचीन काल में काफ़ी प्रभावशाली रहा और यही वह क्षेत्र है जहां चोल वंश के राजेंद्र चोल ने राजेंद्र तालाब का निर्माण कराया था और उसके लिए शुद्धिकरण के लिए गंगा नदी से जल भी मंगवाया था। और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत विशाल तालाब बनाया था जो वर्तमान में भी अवस्थित है। ताप्ती नदी पर सूरत शहर बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी जो है नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। 37 प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको दिए गए हैं विचार। इसमें दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, इनके कार्यों के बारे में दिया गया है। दूसरा है नागरपालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचन में उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय। अब इसके आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वह संसद सदस्य जो चुन कर आते हैं उनमें से चुने जाते हैं, उन्हीं लोग द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति भी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही बहुमत से चुने जाते हैं। नगरपालिका और नगर निगमों का चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तीसरा है निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का। तो निर्वाचन से संबंधित सभी संदेह और विवादों का निवारण जो है निर्वाचन आयोग का सलाह तो लिया जाता है, लेकिन वे राष्ट्रपति करते हैं। कहने का अर्थ है इनमें कोई भी कूट सही नहीं होगा। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन कराने के लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। और यदि निर्वाचन संबंधित कोई विवाद आती है तो निर्वाचन आयोग की सलाह ली जा सकती है, लेकिन उसका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। और सदस्य के योग्यता अयोग्यता संबंधित कोई विवाद हो तो वह सदन के लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति उसका निर्णय लेते हैं। हम यह जानते हैं कि निर्णय जो दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के सलाह से, उसके हम विरोध में अपील न्यायालय में कर सकते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह आप देखें नगरपालिका, नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं, पंचायती राज का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ना कि भारत सरकार के निर्वाचन आयोग। 324 से 329A तक निर्वाचन आयोग से संबंधित चर्चा किया गया है। हम बताना चाहेंगे कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह सुनील अरोड़ा है।
निर्वाचन आयुक्त शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव, ध्यान रखेंगे आपसे कभी कभी प्रश्न होता है जिस तरह बिहार में अभी चुनाव हो या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अभी तो चुनाव की कोई ऐसी अधिसूचना या ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। दूसरा, यदि यह कार्य मेरा नहीं है, इस कार्य के लिए निर्वाचन आयोग समझे, यदि हम जरूरत समझेंगे तो इस पर कदम उठा सकते हैं, तत्काल हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी जो केस किया गया था खारिज कर दिया गया। हम बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में निर्वाचन कराना यानी चुनाव कराना, राज्य जिस तरह विधानसभा बिहार की बात है, तो यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। प्रश्न उठता है कि निर्वाचन आयोग किस परिस्थिति में चुनाव करा सकता है। तो निर्वाचन आयोग के चुनाव कराने के लिए दो अति महत्वपूर्ण शर्त है जिसकी अवहेलना निर्वाचन आयोग भी नहीं कर सकते हैं, कि पहला कि चुनाव कराने में शांतिपूर्ण हो, दूसरा निष्पक्ष हो। अब मान लिया जाए अभी बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यदि चुनाव से यहाँ हजारों आदमी मर जाए तो ऐसा चुनाव कराने की जरूरत क्यों नहीं होगी। तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव, यदि ये दो शर्त होगी तभी चुनाव होगी। और कोरोना एक लंबी पीरियड तक चलने वाली लग रही है, यह महामारी की श्रृंखला है। इस स्थिति में एक सतर्कता के साथ चुनाव कराया जा सकता है और पूरी संभावना है कि बिहार में चुनाव होगी। 38 प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो हम देखेंगे एलोरा में आपका जो प्रश्न है इसका आंसर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म का एलोरा की गुफा में हम देखेंगे कि यहाँ गुफा में इन धर्म से संबंधित यहाँ कलाकृतियाँ हैं। एलोरा की गुफा औरंगाबाद ये महाराष्ट्र। ध्यान रखना है कि एलोरा और यहाँ एक और बहुत है अजंता। एलोरा और अजंता ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए है, जहाँ से प्रश्न प्रायः पूछी ही जाती रही है। एलोरा और अजंता ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। यहाँ पर प्राचीन काल में हमें कलाकृतियों को देखने को मौका मिलती है। यहाँ एलोरा से राष्ट्रकूट वंश के काल में एलोरा में 34 गुफा है जो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है, जबकि अजंता की गुफा जो है यहाँ अधिक बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जाता है। हम बताना चाहेंगे कि अजंता की गुफा जो गुप्त काल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, गुप्त काल में गुफा नंबर 16 और 17, ये गुफा नंबर 16 और 17 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुफा नंबर 16 में मरण आसीन राजकुमारी, मरने की अवस्था में राजकुमारी का चित्रण है, और गुफा नंबर 17 को चित्रों का चित्रशाला कहा गया है, जिसमें माता शिशु को दिखाया गया है, यानी राहुल और यशोधरा को। 40 प्रश्न है, सुमेलित करना है। हम बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न को हम सुमेलित इस तरह करेंगे, थोड़ा इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। के मित्रा, तो ये हो गया 1, बी संध्या, समाचार पत्र है ये सब, तो संध्या के बी उपाध्याय, यंग इंडिया, यंग इंडिया था लाला लाजपत राय, डी नवजीवन महात्मा गांधी, ई मराठा बीजी तिलक। तो इस स्थिति में आपका आंसर हो गया ए का 1, बी का 3, सी का
2, डी का 4 और ई का 5। ध्यान देंगे कि थोड़ा इस विकल्प में संभव है कि आपको ये विकल्प ना हो, थोड़ा मिस हुआ है यहाँ। साधारणतः हम ये जो आपको विकल्प दे रहे हैं कि संजीवनी के मित्रा, संध्या बी उपाध्याय, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, नवजीवन महात्मा गांधी और मराठा जीवी तिलक, इसको आप थोड़ा विकल्प को सजा लेंगे। संजीवनी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ समाचार पत्र रहा। संध्या क्रांतिकारी विचारधारा को एकदम प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यंग इंडिया द्वारा राष्ट्रवादी विचार को लाला लाजपत राय 1916 में लिख करके, नवजीवन में जीवन को एक नई दिशा देने का और राष्ट्रवाद और संस्कृति को समाने के लिए किया गया। और मराठा जो गरम दल के नेता द्वारा मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्र द्वारा भारत में राष्ट्रवाद विचार जो तूफान में आया, आतंकवादी विचारधारा जो प्रबल हुआ, ब्रिटिश सरकार को भयभीत किया, ब्रिटिश सरकार को भारत में सुधार और विकास के लिए मजबूर किया, वह मराठा जैसे पत्रिका का उसमें योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। 41 प्रश्न है कि G15 की स्थापना कब हुई? तो हम देखेंगे G15 की स्थापना सितंबर 1989, सितंबर 1989 में जो है 1989 में G15 की स्थापना हुआ। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान विकासशील देशों की एक समूह द्वारा G15 का स्थापना किया गया। इसी प्रकार G20 एक है, G20 की स्थापना 1999 में किया गया। इसी प्रकार एक G77 है, ये भी एक राष्ट्रों का समूह है। तो इस ग्रुप सब के राष्ट्रों के बीच क्या है कि आपसी संबंध बेहतर करना या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर भी एक दूसरे के करीब आना, साथ ही व्यापार आगे बढ़ाना। किसी भी राष्ट्र के जो ये ग्रुप होते हैं, संगठन होते हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है आर्थिक लाभ या आर्थिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से निकट आना। इसके लिए हमारी सांस्कृतिक निकटता होना एक बहुत बड़ी शर्त होती है। आपसी मधुर रिश्ता रखना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अन्य क्षेत्रों में भी इन संगठनों द्वारा समय समय पर कार्य किया जाता है, बढ़ाया जाता है। 42 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी संबंधित है। बताना चाहेंगे फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है, सबसे बड़ा जो कप होता है वो फीफा कप। फीफा कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप खेल का है। ये विश्व कप फीफा कप जो है ये विश्व कप है फुटबॉल का। 2018 में फीफा कप जो है ये रूस में हुआ है और 2018 के विजेता है फ्रांस। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर फीफा कप 2018 जीत लिया। फ्रांस 1998 में भी फीफा कप जीता था। पहला फीफा कप 1930 ईस्वी में हुआ जो उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीता था। सबसे अधिक बार ब्राजील ने अब तक फीफा कप सबसे अधिक ब्राजील ने जीता है। 44 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है बैतूल। तो बैतूल ताप्ती नदी के तट पर है। जगदलपुर, तो हम देखेंगे जगदलपुर इंद्रावती नदी पर है। जब्बलपुर नर्मदा नदी तट पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी तट पर है। तो अब हम मैचिंग करेंगे कि ये कहाँ मिलता है। तो बैतूल ताप्ती नदी, इस तरह के मैचिंग वाला में पहला ध्यान रखना है कि आपको पहला प्रश्न का आंसर जहाँ मिले तो यहाँ 4 मिल रहा है। अब जगदलपुर, तो जगदलपुर में 1 है, दोनों बता रहा है 1। तीसरा है जब्बलपुर, तो जब्बलपुर में यहाँ 3 बता रहा है कि जब्बलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। और फिर उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है।
बैतूल इंद्रावती। आप देखेंगे इस प्रश्न को जो हम लिखेंगे, बैतूल ताप्ती जगदलपुर इंद्रावती जब्बलपुर नर्मदा नदी और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। ये आपका विकल्प होगा। बैतूल को ताप्ती नदी की होगा, जगदलपुर इंद्रावती, जब्बलपुर नर्मदा और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जहां महाकुंभ मेला जो है, कुंभ मेला का आयोजन होती है 12 वर्ष पर, 6 वर्ष पर कुंभ मेला आयोजित होती है। 46 प्रश्न है, पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहां स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। 1951 ईस्वी में भारत में पहला उर्वरक की कारखाना सिंदरी में स्थापित की गई। और हम बताना चाहेंगे भारतीय उर्वरक निगम का भी स्थापना 1951 में की गई। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि उर्वरक जो रासायनिक खाद है, इसमें भारत तो यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना लिया है, लेकिन पोटास मुक्त हमें निर्यात पर निर्भर होना पड़ता है, मुक्त आयात पर निर्भर होना पड़ता है। पोटास को हम मुक्त विदेश से लाते हैं, रूस से अधिक मात्रा में हम उर्वरक लाते हैं। एनपीके जो मृदा में जो उर्वरक की मात्रा है, वह भी हमारे देश में संतुलित नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे कि उर्वरक में पोटास उर्वरक की भारत में कमी है, और इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नीति हाल ही में घोषणा किया है। 48 प्रश्न है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार ये क्या हुआ? स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है पार्टिकल्स को दिया गया है हाल ही में। स्वर्ण मयूर पुरस्कार के साथ 40 लाख रुपया भी दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अब अस्थायी रूप से गोवा में होता है, और गोवा में आयोजित फिल्म में जो बेस्ट फिल्म विदेशी होते हैं, वह गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित की जाती हैं, जिसमें 40 लाख रुपया की दी जाती है, जिसमें निर्माता और निर्देशक दोनों को आधे आधे में बांटना होता है। पार्टिकल्स फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया है। 49 प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया। वे स्वतंत्र भारत के अनेक पुल और बांधों के निर्माण अभियंता थे। वे मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना किए। वे मुंडगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के बड़े महान इंजीनियर थे। ऐसे इंजीनियर थे जिसकी इंजीनियरिंग क्षमता को विदेशी अंग्रेज लोग भी दाद देते थे। इनके नाम पर अभी मैसूर में विश्वविद्यालय है, बहुत सारे संस्था है। बिहार में भी विश्वेश्वरैया भवन है, साइंस विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सामने आप देख सकते हैं, उसका नाम विश्वेश्वरैया भवन रखा गया है। भाखड़ा नंगल सहित अनेक बड़े बांध और पुलों के निर्माण में इनका योगदान हुआ। उन्होंने 1934 ईस्वी में एक पुस्तक की अवधारणा रखी, एक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत में प्लानिंग इकोनॉमी का पहला बार रखने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो विश्वेश्वरैया था, जिन्होंने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था नाम की पुस्तक 1934 में लिखी। और उनके द्वारा भारत में किस तरह से आर्थिक विकास की जा सकती है, इसकी अवधारणा रखने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे। भारत नियोजित अर्थव्यवस्था 1928 में सर्वप्रथम रूस में शुरू हुआ था। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मेघनाद साह भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। पीसी महालनोबिस भारत में सांख्यिकी के जनक है। इनके जन्मदिन पर, महालनोबिस के जन्मदिन पर 29
जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 50 प्रश्न है, डयूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डयूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। जब टेनिस खेल में दोनों टीम को 40-40 अंक मिल जाते हैं, जब दोनों टीम को 40-40 अंक मिल जाते हैं, यानी दोनों बराबर में आ जाते हैं, तो उस स्थिति को टेनिस में डयूस कहते हैं। 51 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। जैसा कि हम जानते हैं कि नागालैंड राज्य जो है 1963 में बनाया गया। भारत के पूर्वोत्तर 7 सिस्टर 7 बहनी में एक जो है नागालैंड है, जिसकी राजधानी कोहिमा है। वहाँ की राजकीय भाषा जो है वह अंग्रेजी है। असम की भाषा असमिया है। कर्नाटक की भाषा जो है राजकीय भाषा कन्नड़ है, और केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। 53 प्रश्न, भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? तो पुर्तगाली का। हम बताना चाहेंगे कि गोवा भारत का पहला ऐसा क्षेत्र है जो सबसे पहले यूरोपियन द्वारा 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से छीन लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से गोवा को छीना। तो आप देखिए 1510 से 1561 तक भारत में यह सबसे लंबी अवधि तक विदेशियों का यहाँ प्रभाव रहा, उपनिवेश रहा, और इसीलिए भारत में जीते जागता पश्चात सभ्यता यूरोप हम गोवा को कहते हैं। तो गोवा को पुर्तगालियों से हमने प्राप्त किया। पुर्तगाली ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 में छीन लिया था। उस समय भारत में पुर्तगाली गवर्नर जो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। 54 प्रश्न है, विश्व तंबाकुल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकुल निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू जो हमारे बीमारियों विशेष रूप से कैंसर आदि के लिए मुक्त उत्तरदायी है, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। 21 मई को भारत में आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई 1991 तो श्री पेरम्बदूर में जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की LTT द्वारा RDX बम द्वारा हत्या कर दिया गया था। इसलिए भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक दिवस 21 मई को हम मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 55 है, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो मुख्य डाकघर संसद मार्ग नई दिल्ली। मुख्य डाकघर जो हमारे देश में है वह दिल्ली संसद मार्ग नई दिल्ली में है मुख्य डाकघर। जैसा कि हम जानते हैं कि डाक विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। दुनिया में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। डाकघर विधेयक पर राष्ट्रपति मात्र एक विधेयक जिस पर वीटो किया वह डाकघर विधेयक था, जिस पर राष्ट्रपति हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो कर दिया। 56 प्रश्न है, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो हम देखेंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और देशांतर हम देखेंगे, ये तो ग्लोब पर अक्षांश हुआ, देशांतर जो है
देशांतर हम देखेंगे इनका विस्तार 68-60 से 97-25 तक है। तो ये देशांतर विस्तार हुआ भारत का पूर्वी यानी पूर्वी देशांतर में है। और ये जो है हम देखेंगे ये अक्षांश विस्तार है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 8 डिग्री 4 मिनट और 67 डिग्री 6 मिनट। 57 प्रश्न है, भारत में स्वर्ण उत्पादन का निम्नलिखित में किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो कर्नाटक। हम जानते हैं कि भारत में भले ही कम मात्रा में बहुत सारे जगह पर नए नए स्वर्ण कारखाने की खोज की गई है, लेकिन भारत में सबसे अधिक जो है एकाधिकार कहा जाए लगभग 80% से अधिक जो है सोना सिर्फ अभी भी कर्नाटक के कोलार खान से आता है। कोलार खान प्राचीन काल से ही हमारे देश में सोना के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में सबसे अधिक सोना का उत्पादन चीन देश कर रहा है, जबकि सबसे अधिक सोना का भंडारण जो है वह अमेरिका के पास है। IMF से भी ज़्यादा अमेरिका के पास भंडारण है। सबसे अधिक सोना का भंडार जो है वह अमेरिका के पास है। सबसे अधिक सोना जो है उत्पादन चीन कर रहा है। भारत सोना का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। रेंड जो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का भी नाम है। रेंड दक्षिण अफ्रीका में सोना खान के लिए विश्व विख्यात है। सोना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है, इसलिए सोना का विश्व में सबसे अधिक धातुओं में मांग है। 58 प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? तो हम देखेंगे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण से शुरू होती है। शुरू माना जाएगा या तत्कालीन कारण माने। 3 तारीख को फ्रांस और ब्रिटेन ने भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 2 सितंबर 1945 तक चली। इसमें हिरोशिमा नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को क्रमशः जो परमाणु बम गिराया गया वह सबसे दुखदायक घटना थी। हम बताना चाहेंगे कि उस समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड लॉयड जॉर्ज प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली भारत के स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। ये क्लेमेंट एटली जो है भारत के स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 59 प्रश्न, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है कराते हैं वह भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो अन्य बलिष्ठतम न्यायाधीश कराएंगे। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश यदि अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। 60 अनुच्छेद निम्नलिखित में कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो हम देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में पंजाब की सीमा पर अब जो है जम्मू कश्मीर नहीं रह गया। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। यह पंजाब के सीमा पर स्थित नहीं है। पंजाब जो रेड क्लिफ योजना के द्वारा बांट दिया गया। पूर्वी पंजाब हम लोग को भारत को प्राप्त हुआ। पश्चिमी पंजाब जो है वह पाकिस्तान को मिला। 61 प्रश्न है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी की क्लेमेंट एटली है। इन्होंने 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे जिन्होंने यह घोषणा संसद में किया कि 20 जनवरी 1947 को इनकी घोषणा थी संसद में कि जून 1948 से पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे।
इसी आधार पर आप देखेंगे कि भारत में अधिक तेजी से जो है कार्रवाई शुरू हुई। लॉर्ड बेवेल के जगह लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भेजा गया और फिर भारत पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त किया। क्लीमेंट एटली के इस वक्तव्य का कुछ कट्टरपंथी ने विरोध भी किया था ब्रिटिश संसद में। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुई उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। जेवी कृपलानी कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, जो स्वतंत्रता के समय भी थे। 62 है तुलसीदास किसके राजत्व किसके तुलसीदास, आपका 62 प्रश्न है कि तुलसीदास किसके शासन काल में रहते थे। तो हम देखेंगे आपका प्रश्न है तुलसीदास किसके शासन काल में रहते थे। इसका आंसर होगा अकबर। तुलसीदास अकबर के शासन काल में रहते थे। बांदा जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास के बारे में जानना है कि इनकी जीवन की प्रारंभिक दौर से ही आर्थिक कठिनाई से जूझते रहें और ये इनकी लगभग जीवन भर यह स्थिति बनी रही। जैसा कि हम जानते हैं तुलसीदास द्वारा जो हिंदी साहित्य में, ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखी गई। यह पुस्तक तुलसीदास द्वारा 1572 से 1589 के बीच तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की अवधी भाषा में रचना की गई, जो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। आधुनिक भारत में हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कामायनी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा 1936 में लिखी गई। तुलसीदास द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई, जिसमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल आदि बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। 63 है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कब्र किस शहर में है? तो अजमेर में है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? तो यह फतेहपुर सिकरी में होगा। शेख सलीम चिश्ती जो अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को बड़े पुत्र को जन्म लिया, जो उन्हीं के कारण जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। और यही कारण है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी को 1571 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती की जो निवास स्थान है फतेहपुर सिकरी, इसे अकबर ने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। तो और फतेहपुर सिकरी में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं अकबर द्वारा, जिसमें पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है जो अकबर द्वारा बनाया गया। अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो हम बताना चाहेंगे कि भारत में सूफी संत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली जो संप्रदाय हुआ और संत हुए वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके द्वारा अजमेर में चिश्ती संप्रदाय को बीज रोपण किया गया। हम बताना चाहेंगे सूफी जो है ये मुसलमानों में एक धार्मिक सुधार के लिए चलाया गया संतों का आंदोलन है, जैसे कि भारत में भक्ति आंदोलन, हिंदू में भक्ति आंदोलन। 64 प्रश्न है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हम बताना चाहेंगे कि 570 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था मक्का में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 632 ईस्वी में मदीना में। मोहम्मद साहब का जन्म 570 में और मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। हम बताना चाहेंगे कि मोहम्मद साहब के जो अब्दुल्ला पिता अमीना उनकी माँ थी, बचपन में ही इन माता पिता की साया उठ गया। इस स्थिति में इनका अब्दुल्ला के मरने के बाद इनके चाचा अब्बू तालिम ने इनकी भरण पोषण किया और इन्हीं के साथ व्यापार करने लगे। इसी क्रम में इन्हें
विभिन्न संप्रदाय के प्रवचनों से प्रेषित होकर, काफ़ी उससे प्रभावित होकर इन्होंने इनमें आध्यात्मिक गुण बढ़ने लगा और अंततः हीरा की गुफा में इन्हें 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ग्रेवलियन ने इन्हें कुरान शरीफ भेंट दिया और फिर इन्हें अपने धर्म का प्रचार करने लगे। लेकिन कुरैशी परिवार में इनकी शाखा संबंधित जो थे, इनके विचार से उनको काफ़ी क्षति हो रही थी। आर्थिक स्थिति में विरोध किया, इन पर जानलेवा हमला भी किया। इस स्थिति में आप देखेंगे कि 622 ईस्वी में 24 सितंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चल दिया और यह हिजरी संवत, मुस्लिम संवत हिजरी संवत कहलाता है, जिसे भारत में शाहजहां ने लागू किया। और इस प्रकार मदीना में जाने के बाद मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित रूप दिया और यहीं पर इनकी 632 में मृत्यु हो गई। फिर खलीफाओं के द्वारा जो है मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया गया। 65 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित है? हम देखेंगे विक्रमशिला मठ का चर्चा उत्तर प्रदेश दिया गया है, जबकि विक्रमशिला मठ जो है ये बिहार में है। जिस विक्रमशिला मठ को स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। हेमकुंड गुरुद्वारा का चर्चा हिमाचल प्रदेश में दिया गया है, जबकि हम देखेंगे हेमकुंड द्वारा कहाँ है? चमोली। चमोली जिला फूलों की घाटी कहा के नाम से प्रसिद्ध है। चमोली जिला उत्तराखंड में है, तो हेमकुंड गुरुद्वारा यहाँ उत्तराखंड होगा। उदयगिरी गुफा यहाँ महाराष्ट्र दिया गया है, जबकि उदयगिरी गुफा उड़ीसा होगा। उदयगिरी गुफा भुवनेश्वर के पास प्रसिद्ध है, जहाँ से हमें काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। तो इस स्थिति में स्पष्ट है कि कौन सा युगम सुमेलित सही है। तो अब आपका एक उत्तर बच जाता है अमरावती बौद्ध स्तूप, जो आंध्र प्रदेश में है, तो यह सही होगा। हालांकि अमरावती स्तूप जो है सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमरावती स्तूप की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसकी ऊपरी आवरण, जिस तरह आज हम घर बनाते हैं तो मार्बल का प्रयोग काफ़ी करते हैं, उसी प्रकार यहाँ अमरावती की जो ऊपरी आवरण है, फर्श है, वह मार्बल का बना हुआ है और ये सातवाहन काल में अमरावती स्तूप को बनाया गया। तो आपका आंसर होगा अमरावती स्तूप, आंध्र प्रदेश। 70 प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, तो नदी का प्रवाह तेज हो जाता है, नदी का प्रवाह निर्बल हो जाता है। आपका आंसर होगा डेल्टा का निर्माण उस स्थिति में होता है जब नदी वृद्धावस्था में होता है। तो वृद्धावस्था में जाने पर गति जो है धीमी हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है और युवा अवस्था में अधिक शक्ति होती है। तो जिस तरह यू आकार और भी आकार की घाटी का जो निर्माण होती है, यू आकार की घाटी का निर्माण वहाँ होती है जब समतल भाग में प्रवेश नदी करती है, हालांकि धार में तेजी होती है। और भी आकार की घाटी का निर्माण वहाँ करता है जब पहाड़ पर्वत पठार से नदी तेज धार से सीधी नीचे गिरती है, उस प्रकार भी घाटी का निर्माण करती है। तो जहाँ से नदी निकलती है उस समय तो उसका धार तेज रहेगा, काफ़ी रहेगा, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें गाद जो है सेंडिमेंट्री आदि अवसाद जो भर जाता है, उस स्थिति में उसकी क्षमता बहाव की प्रवाह को रोकता है, धीरे करता है और इस स्थिति में धीरे धीरे नदी का प्रवाह कम होने लगती है। और नदी जब दूसरे नदी में मिलती है अथवा समुद्र या महासागर या झील या किसी में जब समाती है, उस मुहाने पर जाते जाते उसके पास भार काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, गाद जो काफ़ी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ बढ़ जाती है और इस प्रकार नदी की धीमी धार कई भागों में भी बंटने लगता है, जहां डेल्टा जैसा निर्माण होता है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व विख्यात है इसके लिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का। तो हम देखेंगे नदी का प्रवाह जब निर्बल होगा यानी कम तेज में चलेगा, उस समय ही डेल्टा का निर्माण होगा। अब जो नदी तेज धार से ही बढ़ जाए वहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, जैसा कि भारत में ताप्ती और नर्मदा नदी में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, वह ज्वार नदमुख है, वह एस्चुरी का निर्माण करता है। 71 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? तो हम जानते हैं कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महादेश में है, जिसकी
क्षेत्रफल जो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का संसार का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल कल्हारी मरुस्थल है। लीबियन मरुस्थल लीबिया देश में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, जो जहां चीन से कुछ पार्ट मिलता है, गोबी मरुस्थल। और भारत में थार मरुस्थल है। कल्हारी मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। 72 प्रश्न निम्नलिखित में किस देश के निवासियों द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? तो ये जापान का एक धर्म है। शिंटो जापान की जातीय धर्म है, सांस्कृतिक है। प्रारंभिक समय से ही जापान की प्रारंभिक समय में धर्म में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि जापान में अन्य धर्मों का भी प्रभाव है, जिसमें बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ आदि धर्म का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। 73 प्रश्न है निम्नलिखित में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। जैसा कि हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति जो हुई है वह द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में सभी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में विकास और समृद्धि का रास्ता बनाना, मार्गदर्शन देना। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कई संस्था है, कई माने उनके अंग है, भाग है, यूनिट है, जिसमें सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण है। जिस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो विश्व शांति के लिए मुख्य जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र की जो जनसाधारण की सभा है वह महासभा है, जिस महासभा में वर्तमान में 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश है। दक्षिणी सूडान, ये दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र के 193वां देश है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम देश जो है दक्षिणी सूडान है, जो सूडान से अलग होकर 2011 में एक अलग देश के रूप में सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान नाम दिया गया। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश है। 76 प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन की शुरुआत किया गया तो मार्टिन लूथर किंग। हम जैसा कि जानते हैं कि धर्म में जब उनके व्याख्यादाता अपने स्वार्थ को जोड़ते हैं तो वहाँ बुराइयाँ, रूढ़िवादी विचार धर्म में प्रवेश कर जाता है। हम देखेंगे कि ईसाई धर्म के जो कैथोलिक संप्रदाय है वहाँ भी बुराइयों से भरा हुआ था। इस स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, जिसमें मार्टिन लूथर सबसे महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया सुधार ईसाई धर्म में प्रतिधर्म सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के शुरुआत की है। हम देखेंगे कि 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण चैलेंज कैथोलिक धर्मावली को दिया और इन्होंने लंबी सूची जिसमें लगभग 95 स्टेटमेंट है इन्होंने रख दिया और कहा कि इनमें से किसी भी स्टेटमेंट से यह साबित नहीं होता है कि कैथोलिक धर्म वाले जो कुछ कह रहे हैं वह सही है। कहने का अर्थ है कैथोलिक धर्म वाले स्वर्ग जाने के लिए भी परमिट देते थे, लाइसेंस देते थे कि हमारा परमिट लो, स्वर्ग चले जाओगे। उससे बदले में वो पैसे लेते थे और बहुत सारी रूढ़िवादी व्यवस्था, जिस तरह आज हम विभिन्न धर्म में आज भी देख सकते हैं, ऐसा वहाँ एक स्वाभाविक है। धर्म का वह भाग नहीं है बल्कि अभिश्राप है। और यह मुक्त जो धर्मावलियों की व्याख्या होती है अपने निहित स्वार्थ, संकीर्ण स्वार्थ के लिए धर्म में उस तरह से जो है समावेश करते हैं जो जनसाधारण के आस्था पर ठेस पहुंचती है। तो हम देखेंगे मार्टिन लूथर जो धर्म सुधार में अति महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद कैथोलिक धर्म में भी भारी धर्म सुधार हुआ। इसके बाद कैथोलिक धर्म में भी धार्मिक सुधार हुआ। कहने का अर्थ है मार्टिन लूथर ईसाई धर्म को एक नई रास्ता देने में सफल हो गए। 77 प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज ने किसे पराजित किया? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि टीपू
टीपू अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ और 4 मई 1799 को टीपू की श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू लॉर्ड ब्लेजली के भाई आर्थर ब्लेजली से युद्ध करते हुए मारा गया 4 मई 1799 में। मैसूर राज्य की स्थापना 1761 में हैदर अली ने किया था। हैदर अली और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ। आगे चलकर उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने भी युद्ध किया। जैसा कि हम जानते हैं प्रथम अंगल युद्ध आप देखेंगे 1767 से 69 तक। द्वितीय अंगल युद्ध जो है 1780 से 84 तक। तृतीय अंगल युद्ध आप देखेंगे 1790 से 92 तक और चतुर्थ अंगल युद्ध देखेंगे 1799 में हुआ, जिसमें टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। टीपू अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन अपने को साबित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तो आप देखेंगे एक सलीम मुल्ला और आगा खां मुस्लिम लीग के स्थापना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ। ढाका के नवाब सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें आगा खां सहित बहुत सारे मुसलमानों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ था। 81 प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी जो है यह पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। जैसा कि हम जानते हैं कि कबड्डी खेल का भी जन्मभूमि भारत है। कबड्डी की शुरुआत भारत से हुआ। चेस की शुरुआत भी भारत से हुआ। क्रिकेट इंग्लैंड आदि देशों की खेल है। इस जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। भारत ओलंपिक में सबसे अधिक हॉकी में ही स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंतिम बार हॉकी में 1980 में मास्को ओलंपिक में 1980 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसके बाद अब तक भारत हॉकी में कोई स्वर्ण पदक नहीं प्राप्त कर पाया है ओलंपिक में। 82 प्रश्न है दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान एकमात्र महिला हैं जो दिल्ली की शासिका बनी और मुस्लिम महिलाओं में भी एकमात्र नाम होगा। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के जनताओं ने रजिया को शासिका चुनी। भारत के इतिहास में 2 शासक के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्हें राजा चुना गया, जनता द्वारा चुना गया। वह पहला राजा था प्राचीन भारत में पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनताओं ने राजा चुना। यानी कुछ क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों ने यह कहा कि आप राजा बने और इसी प्रकार रजिया सुल्तान को दिल्ली के जनताओं ने शासिका बना दिया। हम जानते हैं कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री जो बहुत योग्य थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद उनके पुत्र फिरोज राजा बना और उनकी मां शाह तुर्कान जो थी, यानी इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, वह फिरोज के साथ मिलकर अपने सिस्टम को खराब करने का प्रयास किया। जब फिरोज विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गया, उसी समय रजिया लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के जनता के सामने आया। लाल वस्त्र मुस्लिम में न्याय जस्टिस का प्रतीत होता है और फिर दिल्ली के जनताओं ने रजिया को शासिका बना दिया। रजिया 1236 से 40 तक ये शासिका रही। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। हमारे एक मुस्लिम मित्र है, उनकी एक स्टेटमेंट रहा, वो कहा करते थे कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जब कोई लड़का लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए जाते थे तो वह कहते थे कि लड़की की क्वालिटी बारे में कि वह लंगड़ी है, बाहरी है, गूंगी है, अंधी है। तो ये शब्द मेरे हमको अटपटा लगता था कि ऐसा क्यों कहते थे।
हम बताना चाहेंगे बहरी का अर्थ है कि वह कोई बुरा बात नहीं सुना है, नहीं जानता है। अंधी का अर्थ है कुछ बुरा चीज नहीं देखा है, कहीं बाहर किसी गैर मर्द से नजर नहीं मिलाया है। नंगरी का अर्थ है कि नंगल है, यानी घर से बाहर नहीं गया है। तो कहने का अर्थ है कि जब इस तरह के विचार आधुनिक समय में मुस्लिम समाज में है, जो तलाक प्रथा और बुर्का प्रथा को समर्थन करने में आज भी लगे हैं, उस स्थिति में यदि मध्यकाल में रजिया जैसी महिला यदि कोई साचका बनती है, जिस समय महिला को सिर्फ एक मशीन, जन्म देने वाले मशीन एक वस्तु मात्र मानी जाती थी, तो निश्चित ही निसंदेह ही यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। और यदि यह लगभग 3 साल से यदि 3 साल से अधिक दिल्ली की साचका रही तो ये भी इनकी कुशलता थी। लेकिन हम देखेंगे मुस्लिम समाज इन्हें स्वीकार नहीं किया, विद्रोह पर विद्रोह होने लगी और इसी विद्रोह को दबाने के क्रम में अंततः जो है इनकी कैथल के पास, दिल्ली के पास हरियाणा कैथल में इनकी हत्या कर दी गई। हम बताना चाहेंगे कि रजिया सुल्तान से आप एक बड़े प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रजिया के प्रेमिका कौन थे, प्रेमी प्रेमिका की बात होती है तो अब्सिनिया निवासी जलालुद्दीन याकूत से इनका संभवतः प्रेम प्रसंग रहा हो। इनका पति के बारे में आपसे प्रश्न होता है तो इनके पति का नाम था अल्तुनिया। और एक सबसे बड़ी प्रश्न जो रजिया से आपसे पूछी जा सकती है कि रजिया की असफलता का कारण था, तो इनके बारे में मिनहाज उल सिराज उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि रजिया में सभी साचका की गुण उपलब्ध थी, सिर्फ एक इसमें कमी थी। वह कमी क्या थी कि ये महिला थी। यानी यदि पुरुष के महिला, यदि रजिया में जो गुण थी यदि पुरुष में गुण होता तो हो सकता था कि इल्तुतमिश से भी या इल्तुतमिश की तरह या उससे भी बेहतर सुल्तान अपने को साबित करती। तो कहने का अर्थ है कि रजिया सुल्तान की असफलता का कारण है उनकी महिला होना। चांद बीबी अहमदाबाद की भी संरक्षिका थी, राजमाता थी, जो 1599 ईस्वी में अकबर से युद्ध करते हुए मारे गए। जीजाबाई शिवाजी के माताजी का नाम है बेगम हजरत महल जो अवध की महारानी थी। 83 प्रश्न है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? तो राज्य में राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 153 अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल पद का उल्लेख है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगा, इसका उल्लेख है। 154 अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगा और 155 में यह उल्लेख है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। 84 प्रश्न है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में किससे शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। यदि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। ये संविधान के रक्षक, संवर्धक, प्रतिरक्षक और संरक्षण जैसे उपाधि, संरक्षण जैसे वचन के साथ अपना शपथ ग्रहण पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं केंद्र के सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होते हैं और एडवोकेट जनरल जो होते हैं ये राज्य के सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं राज्य सरकार का। 86 प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी से गणेश उत्सव शुरू किया, यानी गणपति उत्सव शुरू किया। गणेश जी का बहुत सारा नाम है जिसमें गणपति नाम भी उनका है, तो गणेश उत्सव शुरू किया। और 1895 से शिवाजी उत्सव शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के द्वारा राष्ट्र में जो है देश में राष्ट्रवादी भावना को भरना चाहते थे, वो जन जागरण लाना चाहते थे। वह बताना चाहते थे कि गणेश जी किस प्रकार अपने बुद्धि के बल पर श्रेष्ठता स्थापित किया और ये दिखाना चाहते थे कि शिवाजी किस प्रकार औरंगजेब के शासन की क्रूरता में भी अपने राज को बनाए रखा, अपना अस्तित्व बनाए रखा, अपने को स्वतंत्र बना रहा। तो फिर हम अंग्रेज जमाना में अपने को क्यों नहीं अपना अस्तित्व
मुक्त बना सकते हैं, हम अंग्रेज से क्यों नहीं छुटकारा पा सकते हैं। ये शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का सबसे मुख्य ध्येय बाल गंगाधर तिलक का था। टीटागढ़ किस उद्योग के लिए, तो टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है, 24 परगना टीटागढ़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कागज उद्योग के लिए। भारत में कागज उद्योग, आधुनिक कागज उद्योग जो है 1776 से शुरू किया गया, लेकिन वास्तव में 1870 में लखनऊ में पहली बार आधुनिक तरह की भारत में कागज की कारखाना खोली गई। लेकिन जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत में कागज उद्योग के लिए सबसे विख्यात जो है वह पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन पश्चिम बंगाल में भारत में होता है। कनाडा सबसे ज़्यादा अखबारी कागज का उत्पादन करता है। भारत में अखबारी कागज नेपानगर में बनाया जाता है। 88 प्रश्न है, मर्मागांव बंदरगाह के मुक्त निर्यात किया जाता है। तो हम मर्मागांव बंदरगाह जो गोवा में है, यह अयस्क बंदरगाह है। लोहा अयस्क की जो है, लोहा अयस्क, यहाँ अयस्क है, यहाँ लोहा अयस्क, यहाँ हमको रखना है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क के लिए जो है मर्मरगांव बंदरगाह जो गोवा में है, भारत के बड़े बंदरगाह में है, ये प्रसिद्ध है और मुख्यतः इसी का यहाँ निर्यात होती है। 89 प्रश्न है, कल्पक्कम और तारापुर कहाँ है। तो कल्पक्कम और तारापुर, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है और जो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कल्पक्कम में जो है भारत में जो है तीसरे चरण की कंप्यूटर का जो है प्लूटोनियम के संवर्धन से जो प्राप्त करने का ऊर्जा प्राप्त है, उसके लिए कल्पक्कम में स्थापित किया गया। कल्पक्कम और तारापुर जो परमाणु रिएक्टर है, कल्पक्कम के पास थोड़ा कुंडनकुलम में भी जो है परमाणु रिएक्टर है। चेतपुर महाराष्ट्र में, चेतपुर में भी परमाणु रिएक्टर है। कर्नाटक में केगा में परमाणु रिएक्टर है। 90 प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके मंजूर किया, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर जो अध्यादेश जारी करते हैं 200 अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल गवर्नर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो उसे विधानसभा सत्र जब शुरू होगी तो 6 सप्ताह के अधीन जो 6 सप्ताह के अधीन माने उसके अंदर जो है अध्यादेश ऑर्डिनेंस को पास कराना जरूरी होता है, अन्यथा वह ऑर्डिनेंस समाप्त माना जाएगा। ऑर्डिनेंस के बारे में बताना चाहेंगे कि 123 अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति और 213 अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसकी कुछ कंडीशन है। अध्यादेश जारी तब किया जा सकता है जब सत्र नहीं चल रहा और अध्यादेश जारी करने के बाद सत्र यदि जब भी शुरू होता हो तो उसके 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना है, अन्यथा समाप्त माना जाएगा। चूंकि 2 सत्र की बीच दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है और सत्र शुरू होगी तो 6 सप्ताह के अधीन, यानी कहा जा सकता है कि 6 माह, 2 सत्र की दूरी 6 माह से अधिक नहीं होगी और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तो प्लस 6 सप्ताह। तो इस रूप से अध्यादेश जो है अधिकतम 7.1/2 7.5 माह तक बिना संसद या विधानसभा के अनुमति का रह सकता है, क्योंकि 2 सत्र के बीच की दूरी 6 माह से अधिक नहीं होती है और सत्र शुरू होने के बाद 6 माह, तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह इक्वल टू 7.5 माह। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे देश में 3 सत्र आयोजित की जाती है। 92 प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र प्रभार के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के क्षेत्र में भी उसका प्रभाव रहा, वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो वह सी राजगोपालाचारी होगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो वह भी सी राजगोपालाचारी होगा। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा।
जनरल करियप्पा भारत के स्थल सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। हीरालाल कन्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। NH राय, MN राय कम्युनिस्ट पार्टी के जनक भारत में। 93 प्रश्न है, सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो 1829 में। 1829 में एक्ट 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इस कार्य में राजा राम मोहन राय का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण 510 ईस्वी में गुप्त काल में एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखा गया एरन अभिलेख, जो सागर जिला मध्य प्रदेश में है, जहां सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिला। शिशु वधू यानी बालिका वधू हत्या को भी निषेध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। तैराकी में फ्री स्टाइल, हाफ स्टाइल, कई प्रकार की जो है तैरने का संबंध है, तो बटरफ्लाई का संबंध जो है तैराकी से है। 95 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, भागलपुर क्षेत्र, गंगा नदी तट पर भागलपुर क्षेत्र में अंग जनपद की राजधानी थी। गिरिब्रज जो है मगध जनपद की राजधानी थी। वैशाली जो है वह लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और बज्जी संघ की मुख्यालय भी वैशाली थी। मगध क्षेत्र में ही गाया भी आता था। 16 महाजनपद जब था उस समय गिरिब्रज जो है मगध क्षेत्र की राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी मगध की गिरिब्रज। 96 बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे? तो मगध जनपद के अंतर्गत आते थे। 16 महाजनपद का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंततः मगध जनपद सबसे महत्वपूर्ण रहा और इस मगध जनपद का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश रहा और जिसके प्रथम शासक थे वह बिंबिसार थे। अंगराज जिसकी राजधानी चंपा, वज्जी, वैशाली, असमक, 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में थी वह असमक थी, जिसकी राजधानी पोटली या पोतना जो गोदावरी नदी तट पर अवस्थित थी। 97 1857 के का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 का बिहार में नेतृत्व किया और भारत के सबसे कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जबकि इनका उम्र लगभग उस समय 80 वर्ष की थी। और यह बाबू वीर कुंवर सिंह एक परमार जाति से संबंधित हैं, एक साधारण लगभग 500 बीघा के जमींदार थे और इन्होंने जिस कुशलता का परिचय अंग्रेज को दिया, यदि हम लोग इनके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का संचालन करते हैं तो भारत स्वतंत्र हो सकते थे, उसी समय स्वतंत्र हो सकता था। बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान 1857 में सबसे कुशल रूप में देखा जाता है, जो अंग्रेज को एक युद्ध को छोड़कर सभी युद्ध में पराजित किया, जबकि इनके पास संसाधन और शक्ति बहुत कम थी। खान बहादुर खान बरेली से जो 1857 का नेतृत्व किया। तात्या टोपे जो नाना साहब के सेनापति के रूप में लक्ष्मीबाई के गुरु के रूप में काफ़ी ख्याति रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 1857 के क्रांति का विद्रोह का अंतिम हीरो थे ये, जिनको 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जेल में फांसी दे दिया गया। 98 प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? तो कुंवर सिंह बिहार में किया। बिहार में शाहबाद जिला, आरा जो वर्तमान में कहलाता शाहबाद क्षेत्र के जो है ये जगदीशपुर के एक जमींदार थे। 99 है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? तो गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में गंगा सोन दोआब कहेंगे इसे हम, मगध का मैदान, अंग का मैदान, तो दक्षिण भारत में उपरोक्त सब सही होगा। जैसा कि हम जानते हैं दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा सोन दोआब क्षेत्र भारत में बिहार में काफ़ी उपजाऊ है। मगध का मैदान भी इसे कहते हैं। अंग का मैदान ये भागलपुर क्षेत्र में है। तो दिए गए विकल्प में सभी सही हैं।
गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में ये सभी मैदान पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को हम जालोड मिट्टी कहते हैं। जालोड मिट्टी को बांगर और खादर भाग में बांटते हैं। भारत का सबसे मुख्य मिट्टी जो है वो जालोड मिट्टी है, जो लगभग 22% हमारी भूमि जो मैदानी भाग है उस पर वह आच्छादित है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न 100 अंतिम प्रश्न है आपका आज के मॉडल सेट का, कि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग का ढाल है, तो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग का ढाल दक्षिण की ओर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की ढाल जो है सो अधिकतर पूरब की ओर बढ़ता है। हम देखेंगे कि भारत का ढाल जो है पूरब की ओर अधिक बढ़ता है, जबकि विंध्याचल पर्वत जो है वो ग्रेट डिवाइडेड लाइन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच है। तो लेकिन बिहार में हम देखेंगे कि उत्तर पूर्वी बिहार का ढाल जो है वह दक्षिण की तरफ होती है। और जैसा कि नदी के बहाव, ढाल का अनुमान सबसे बेहतर उसका प्रमाण मिलता है जल का बहाव, और जल के बहाव में नदी का बहाव को सबसे प्रमाणित माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अधिकतर नदियां पूरब की ओर गिरती है। भारत चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, वहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है वह पूरब की ओर गिरती है। इसलिए जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का ढाल किधर है, तो भारत का ढाल पूरब की ओर है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ।